हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोपाथ एकेडमी। आज हम बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो हर बायो एग्जाम में पूछा जाता है। मास्टर कैडर हो, केवीएस हो, नीट हो, फर्स्ट ग्रेड इन सेकंड ग्रेड ऑफ आरपीएससी और एनवीएस, सबके अंदर इस टॉपिक से क्वेश्चंस रहते हैं। तो टॉपिक का नेम क्या रहने वाला है? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर किसी एग्जाम के अंदर उससे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं और सिलेबस में भी वो मेंशन होता है। ऐप जो है वो बायोपाथ एकेडमी के नाम से ही आपको मिल जाएगी इन प्ले स्टोर। अगर आप लिंक से डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। कोर्सेज के जो फीचर्स रहेंगे, कंप्लीट टॉपिक वाइज थ्योरी, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करवाए जाएंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट टॉपिक। ऐप पे आपको टेस्ट मिलेंगे ऑफ एवरी टॉपिक और एट द एंड आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे। रिवीजन सेशंस होंगे टाइम टू टाइम, ग्रुप डिस्कशन होगी विद स्टूडेंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम और पीडीएफ मिलेगी आपको हर तरीके की, टेस्ट की, एमसीक्यूज की, और नोट्स मिलेंगे। जो भी थ्योरी करवाई जाएगी उन सबके नोट्स आपको मिलेंगे डिजिटली इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। इसके अलावा कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि है ग्लाइकोलिसिस। हमारा टॉपिक क्या है आज का? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या होता है? ग्लाइको मीन्स शुगर एंड लिसिस मीन्स ब्रेक डाउन। लिसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन। तो यहाँ पे कौन से शुगर का ब्रेक डाउन हम करते हैं? तो यहाँ पे हम ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं। किसका ब्रेक डाउन करते हैं? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं। और किसके अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है ये? इनटू वन ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल है वो दो पायरुवेट मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। पायरुवेट मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट कर दिए जाते हैं विद द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल कितने? 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस जो है वो हम सेलुलर मेटाबॉलिज्म के अंडर कंसीडर करते हैं। ये जो ग्लाइकोलिसिस है वो सेल के अंदर चलती है और किस कैटेगरी के अंदर आती है? सेलुलर मेटाबॉलिज्म की कैटेगरी के अंदर आती है। ग्लाइकोलिसिस को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज ईएमपी पाथवे। ईएमपी पाथवे is another name for glycolysis. Another name for glycolysis. Glycolysis का दूसरा नाम क्या है? वो है EMP pathway. इसलिए दिया गया था ये EMP pathway क्योंकि इसको डिस्कवर करने वाले भी कौन थे? एम्बेडेन, मेयरहॉफ, 3 साइंटिस्ट थे, मेयरहॉफ एंड पार्नस। तो इन्हीं के नाम के ऊपर ईएमपी पाथवे इसको बोला जाता है। एम्बेडेन, मेयरहॉफ, पार्नस जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, इसको स्टडी किया था, तो उसी के बेसिस के ऊपर इसको ईएमपी पाथवे भी बोला जाता है। ये कहाँ पे होता है? ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन विच पार्ट ऑफ द सेल? सेल के कौन से पार्ट के अंदर ग्लाइकोलिसिस होता है? तो साइट फॉर ग्लाइकोलिसिस क्या हो जाता है? साइटोप्लाज्म। साइट फॉर ग्लाइकोलिसिस इज साइटोप्लाज्म। कहां पे होता है ये? साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर होता है। ग्लाइकोलिसिस को हम यूनिवर्सल प्रोसेस बोलते हैं। ग्लाइकोलिसिस को हम यूनिवर्सल प्रोसेस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? यूनिवर्सल प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि यूनिवर्स के हर सेल के अंदर ये पाया जाता है। हर सेल के अंदर होगा। क्यों होगा? पहले तो इसकी साइट क्या है? साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म तो हर सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। और दूसरा जो है ये इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी काम कर सकता है। इन एब्सेंस ऑफ O2 glycolysis can be performed. Glycolysis can be performed. तो ये बिना ऑक्सीजन के भी परफॉर्म कर सकते हैं, इस वजह से ये यूनिवर्सल प्रोसेस की तरह कंसीडर किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्लाइकोलिसिस है वो एरोबिक और एनारोबिक कंडीशन दोनों में ही चल सकता है। एरोबिक और
एनारोबिक, दोनों कंडीशन के अंदर ही ये परफॉर्म किया जा सकता है। एरोबिक एंड एनएरोबिक कंडीशन के अंदर भी इसको चलाया जा सकता है। ठीक है, अब और क्या चीजें होती हैं इससे रिलेटेड, कुछ हम जनरल चीजें पढ़ते हुए चलते हैं, फिर इसको पूरे ग्लाइकोलिसिस को स्टडी करेंगे। दूसरी चीज क्या होती है, यूनिवर्सल प्रोसेस है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, इस वजह से ये हर सेल के अंदर मिलता है, चाहे वो यू बैक्टीरिया है, चाहे वो आर्की बैक्टीरिया है, चाहे यूकैरियोट है, चाहे प्रोकैरियोट है, चाहे वो किसी प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, हर सेल के अंदर ग्लाइकोलिसिस होता है। और ये किसी भी ऑर्गेनेली के नहीं अंदर नहीं हो रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है, तो वो हर किसी सेल के अंदर इजीली परफॉर्म कर सकता है। O2 की एब्सेंस में भी हो सकता है, तो चाहे एरोबिक कंडीशन हो चाहे एनारोबिक कंडीशन हो, उन दोनों के अंदर ये परफॉर्म किया जा सकता है। अब इसके ये इस ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के लिए टोटल 10 स्टेप्स लगते हैं। टोटल स्टेप्स टू परफॉर्म ग्लाइकोलिसिस, टू परफॉर्म ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस को परफॉर्म करने के लिए टोटल कितने स्टेप्स चाहिए, 10 स्टेप्स। तो ये पूरा प्रोसेस कितने स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होता है, 10 स्टेप के अंदर होता है, जिसमें से जो फर्स्ट 5 स्टेप्स हैं, फर्स्ट 5 स्टेप्स जो हैं उनको हम प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उनको, प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं। ठीक है, और जो लास्ट 5 स्टेप्स है, जो लास्ट 5 स्टेप्स है उनको हम पे ऑफ फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, पे ऑफ फेज बोलते हैं। अब इनका मतलब क्या हुआ, प्रिपरेटरी स्टेप क्यों बोला और इसको पे ऑफ स्टेप जो फेज है उसको क्यों बोला, क्योंकि जो प्रिपरेटरी स्टेप्स होते हैं, जो प्रिपरेटरी स्टेप्स होते हैं उनके अंदर एटीपी को यूज किया जाता है, एटीपी को यूज किया जाता है। तो हमारी एनर्जी करेंसी क्या हो गई, एटीपी हो गई। मतलब जो भी हम काम करते हैं, XYZ बोलते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हर कोई प्रोसेस के अंदर हमें एनर्जी चाहिए होती है। तो एनर्जी जो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी करेंसी जो होती है वो होती है एटीपी। तो प्रिपरेटरी फेज के अंदर एटीपी का यूज होता है, और पे ऑफ फेज के अंदर, पे ऑफ फेज के अंदर एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और एनर्जी करेंसी ऑफ बॉडी इज, एनर्जी करेंसी जो है हमारी बॉडी की वो क्या हो जाती है, एटीपी मॉलिक्यूल हो जाती है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है हमारी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब स्टार्ट करते हैं हमारा ग्लाइकोलिसिस, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, पहले 5 स्टेप्स को देखते हैं हम, फिर उसके बाद में हम अगले प्रिपरेटरी स्टेप्स को देख के फिर हम पे ऑफ स्टेप्स की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे हम मॉलिक्यूल जो है ग्लूकोज है जिसका ब्रेकडाउन होगा, उससे क्या क्या बनता है वो देखेंगे। यहाँ पे इसके रिलेटेड एंजाइम्स लिखे हुए हैं, मतलब जो जितने भी ग्लाइकोलिसिस के अंदर स्टेप्स होते हैं तो उस हर स्टेप को परफॉर्म करने के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम की जरूरत होती है, एक पर्टिकुलर एंजाइम की जरूरत होती है हर स्टेप को कंप्लीट करने के लिए। और ये इसका है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये यहाँ पे साइड में आपको मिलेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जिससे आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पार्ट के अंदर इजी रहेगा, चीजों को समझना, अंडरस्टैंडिंग पार्ट आपके लिए इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा है ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनी हुई है। सबसे पहला स्टेप जो होता है वो कौन कैटालाइज करता है, कौन सा एंजाइम, हेक्सोकाइनेज, कौन सा, हेक्सोकाइनेज। और अगर हम बात करें बीटा सेल्स की और लीवर सेल्स की, तो वहां पे ग्लूकोकाइनेज आता है जो कि हेक्सोकाइनेज का ही आइसोमर है। हेक्सोकाइनेज जो डी है
उसी को ग्लूकोकाइनेज बोला जाता है, और उसी वो वहां पे किसके अंदर, बीटा सेल्स और लीवर सेल के अंदर इस ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस को करता है। उसके अलावा जितने भी सेल्स हैं उनके अंदर हेक्सोकाइनेज यूज होता है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, और यहाँ पे एक एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मतलब एटीपी का मतलब क्या था, ट्राइफॉस्फेट, एडीपी का मतलब क्या है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो एक फॉस्फेट यहाँ पे माइनस हो गया, और वो फॉस्फेट किसके ऊपर जाके लग गया, इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ऊपर लग गया, और वो भी कौन सी पोजीशन पे, 6th कार्बन के ऊपर जाके लग गया। तो हेक्सोकाइनेज जो एंजाइम है वो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट करता है इन द फर्स्ट स्टेप विद द हेल्प ऑफ एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ हेक्सोकाइनेज एंड बाय द यूज ऑफ एटीपी। नेक्स्ट जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो फर्दर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, किसकी हेल्प से, फोस्फोग्लूकोआइसोमरेज। क्योंकि जो ग्लूकोज है फ्रक्टोज उसका आइसोमर है। सिर्फ यहाँ पे चेंज क्या आता है, जो ग्लूकोज है वो एल्डोज शुगर है, और जो फ्रक्टोज है वो कीटोज शुगर है, कीटोज शुगर है। बस इतना सा ही चेंज आता है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, आइसोमर्स होते हैं। तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज होता है, फोस्फोग्लूकोआइसोमरेज। फोस्फोग्लूकोआइसोमरेज की हेल्प से जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट था वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा दैट इज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मतलब एक और जो फॉस्फेट है वो ऐड हो गया। तो वहां पे हमने पिछले स्टेप में भी क्या किया था कि एक फॉस्फेट जब ऐड किया था तो हमने एटीपी को यूज किया था। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, एक एटीपी को यूज करके हम वहां से एक फॉस्फेट उसका लेके उसको एडीपी के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, और जो एक फॉस्फेट वहां से हमने लिया है उसको हम फ्रक्टोज के फर्स्ट कार्बन के ऊपर ऐड कर देंगे, फर्स्ट कार्बन के ऊपर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन जाएगा। किसकी हेल्प से होता है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की हेल्प से होता है। जहां पे भी आपको काइनेज एंजाइम दिखेगा लिखा हुआ, उसका मतलब ये होता है कि वहां पे या तो एक एटीपी जो है वो ऐड हो रहा है या फिर एक एटीपी वहां से रिमूव हो रहा है। तो पहले स्टेप में भी जब हमने ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया था तो वहां भी हमने क्या किया था, हेक्सोकाइनेज। तो जहां भी काइनेज लिखा हुआ आएगा मींस या तो कोई एक फॉस्फेट ऐड हो रहा है या तो फॉस्फेट की एडिशन हो रही है, इट्स नॉट नेसेसरी कि एक ही हो, या तो फॉस्फेट की एडिशन हो रही है या फिर फॉस्फेट का रिमूवल हो रहा है। फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन और रिमूवल कौन करता है, काइनेज एंजाइम करता है। तो यहाँ पे फिर से हमने एडिशन की, एडिशन करने के लिए वहां भी हमें मैग्नीशियम आयन की जरूरत थी और यहाँ भी हमें मैग्नीशियम आयन की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन। बिस फॉस्फेट क्यों यूज किया गया, जब भी दो अलग अलग कार्बन के ऊपर बीच में आपस में ना बॉन्ड बनाते हुए दो फॉस्फेट किसी मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो हम उसको हम उसको बिस फॉस्फेट बोलते हैं। अगर हम डाई वर्ड का यूज करते हैं, डाई फॉस्फेट का मतलब दो फॉस्फेट के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, एनहाइड्राइड बॉन्ड होता है। जब दो फॉस्फेट के बीच में एनहाइड्राइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो हम डाई ट्राई इस तरीके से वर्ड यूज करते हैं जो हम यहां भी कर रहे हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, क्योंकि वहां पे दो फॉस्फेट के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, एनहाइड्राइड बॉन्ड प्रेजेंट है। पर यहाँ पे जो फॉस्फेट है वो एक 6th कार्बन के ऊपर लगा है और एक 1st कार्बन के ऊपर लगा और उन दोनों के बीच में कोई भी बॉन्डिंग मौजूद नहीं है, इस वजह से हम उसको बिस फॉस्फेट बोलेंगे। फ्रक्टोज बिस फॉस्फेट तक हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे 6 कार्बन मॉलिक्यूल चीजें चल रही है। ठीक है, हम यहाँ पे जितने भी हमने स्टार्टिंग में चीजें पढ़ी हैं वो सारी की सारी ग्लूकोज से स्टार्ट किया है। तो ग्लूकोज कितने कार्बन का है,
6 कार्बन का है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट 6 कार्बन का है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट 6 कार्बन का है, और फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट 6 कार्बन का, बिस फॉस्फेट 6 कार्बन का है। और यहाँ पे जो आपको एरो दिख रही है, तो यहाँ पे ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है तो दिस स्टेप इज इरिवर्सिबल। कैसा होता है ये रिएक्शन जो होती है वो इरिवर्सिबल होती है। जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनता है, मींस जहां पे भी अगर एडिशन हो रही है एटीपी से कोई फॉस्फेट की एडिशन हो रही है या फिर एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, रिमूवल ऑफ फॉस्फेट हो रहा है, तो वहां पे हमें स्टेप जो मिलेगा या जो रिएक्शन होगी वो हमेशा कैसी होगी, इरिवर्सिबल होगी इन ग्लाइकोलिसिस। तो इरिवर्सिबल स्टेप्स कौन से हो गए, पहला हो गया, तीसरा हो गया, और इसके अलावा लास्ट जो 10th स्टेप होता है, ये तीनों स्टेप्स क्या होते हैं, इरिवर्सिबल इन नेचर होते हैं। और बाकी सारे के सारे जो इस तरीके से एरो बनी हुई है, दे ऑल आर रिवर्सिबल इन नेचर। अब जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट तक हम बात करते हैं, तो सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स है, ये जो भी यहाँ पे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, दे ऑल आर 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अब ये 6 कार्बन कंटेनिंग है सारे के सारे। तो यहाँ पे आके अब क्या होगा, जो एल्डोलेज एंजाइम है जिसको अपनी फंक्शन के लिए जिंक आयन जो है वो चाहिए ही चाहिए। पहली बात तो ये याद रखना है कि अगर किसी के पास एक पर्टिकुलर जो मेटल मेंशन किया गया, कोफैक्टर मेंशन किया गया है, तो वो हमेशा उसके लिए चाहिए ही होता है। उसकी एब्सेंस में वो कभी भी एंजाइम परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो एल्डोलेज अगर वहां पे जिंक आयन नहीं प्रेजेंट होगा तो वहां पे वो कभी भी फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। तो अब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। मींस जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है वो टूट जाता है किसके अंदर, 3 कार्बन के ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर, और दूसरा 3 कार्बन के डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर। पर यहाँ पे क्या होता है, जो डाईहाइड्रोक्सी फॉस्फेट है ये इमीडिएटली क्या हो जाता है, इमीडिएटली वापस से कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर। किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज की हेल्प से जो फटाफट से इमीडिएटली जैसे ही फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट टूटा 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर, वैसे ही फटाफट से जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में चेंज हो गया विद द हेल्प ऑफ ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। तो अब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, 2। कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, 2। तो आगे का जो पे ऑफ फेज है, एनर्जी जनरेशन वाला फेज है, उसके अंदर हम हर किसी के अंदर यही पढ़ेंगे कि आगे क्या लगा होगा, 2 लगा होगा। आगे क्या लगा होगा, 2 लगा होगा हर किसी के आगे। मतलब यहाँ पे अब जो आगे के लास्ट जो 5 स्टेप्स चलेंगे वो 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे उन स्टेप्स के अंदर। तो पहला जो हमारा यहाँ पे 5th स्टेप के अंदर मिला, बना क्या, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना 4th स्टेप के अंदर। तो उसको हम आगे किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, फिर से 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरेट के अंदर कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज। जहां भी डीहाइड्रोजिनेज लिखा आएगा, मींस जो डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स होते हैं वो हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं या फिर वो ऐसा कह सकते हैं कि रिडक्शन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये चीज, एक तो ये स्टेप जो है वो इरिवर्सिबल नहीं है, यहाँ पे फॉस्फेट की एडिशन हो रही है, पर यहाँ पे जो फॉस्फेट की एडिशन होती है वो किस कारण होती है, कौन सा फॉस्फेट आता है, तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज किया जाता है। कौन सा फॉस्फेट यूज किया जाता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज किया जाता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज किया जाता है। और डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स हैं,
एंजाइम प्रेजेंट है यहाँ पे, वो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को 1,3 बिस फॉस्फेट ग्लिसरेट के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। मींस कि जो NAD पॉजिटिव है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, NADH के अंदर। मॉलिक्यूल्स यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ भी 2 NADH के अंदर कन्वर्ट होंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो फॉस्फेट ऐड हुआ है, पहले सिर्फ थर्ड पोजीशन पे फॉस्फेट था, अब यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे भी फॉस्फेट आ गया, 2 पोजीशंस के ऊपर फॉस्फेट आ गया, तो फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे बिस फॉस्फोग्लिसरेट बन गया। तो यहाँ पे जो फॉस्फेट ऐड हुआ दैट इज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। नेक्स्ट स्टेप है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट इज कन्वर्टेड टू 3 फॉस्फोग्लिसरेट। तो यहाँ पे 1,3 बिस के अंदर 2 फॉस्फेट थे, अब एक फॉस्फेट हट गया, एक फॉस्फेट जो हटा वो किसके पास चला गया, ADP के पास चला गया, ADP के पास एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और वो किसमें कन्वर्ट हो गया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मॉलिक्यूल कितने हैं, 2, तो 2 ADP किसके अंदर कन्वर्ट हो गए, 2 ATP के अंदर कन्वर्ट हो गए इन 7th स्टेप। और ऐसा करवाता कौन है, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। फिर से आगे काइनेज भाई साहब, ये काइनेज भाई साहब या तो एडिशन करेंगे फॉस्फेट का या रिमूवल करेंगे, और दूसरा ये किस से रिमूव करके ऐड कर रहे हैं ADP के अंदर, तो वो फॉस्फोग्लिसरेट से कर रहे हैं, तो फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज यहाँ पे एंजाइम यूज होगा। और ऐसा स्टेप जिसके अंदर ATP की फॉर्मेशन होती है इन द सेलुलर मेटाबॉलिज्म, तो उसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, ठीक है। याद रखना है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होती है, जब भी ATP का फॉर्मेशन होता है किसी स्टेप के अंदर तो हम उसको क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है, अब 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन गया, 2 ATP बन गए। अब ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है इसकी बस फॉस्फेट की पोजीशन चेंज होती है, जो थर्ड पोजीशन पे लगा हुआ था उसको सेकंड पोजीशन के ऊपर मूव करवा दिया जाता है। तो यहाँ पे एंजाइम क्या यूज होता है, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। म्यूटेज एंजाइम बस थोड़ी सी म्यूटेशन करता है कि जो थर्ड के ऊपर, थर्ड पोजीशन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप लगा था वो सेकंड के ऊपर ट्रांसफर कर देता है बस। नेक्स्ट जो 2 फॉस्फोग्लिसरेट है वो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के अंदर चेंज होता है, किसकी हेल्प से, इनोलेज की हेल्प से। कौन से एंजाइम की हेल्प से, इनोलेज। कौन से एंजाइम की हेल्प से, इनोलेज की हेल्प से। और इसके लिए मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव और मैंगनीज 2 पॉजिटिव का होना जरूरी है, तभी ये फंक्शन करेगा। तो यहाँ पे 2 फॉस्फोग्लिसरेट में से 2 मॉलिक्यूल हो, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल यहाँ है तो 2 मॉलिक्यूल वाटर के रिमूव होंगे, मतलब एक में से एक मॉलिक्यूल, दूसरे में से दूसरा मॉलिक्यूल, तो टोटल 2 मॉलिक्यूल वाटर के रिमूव होंगे और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 मोल्स ऑफ फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब लास्ट स्टेप, यहां तक के स्टेप ऑल आर रिवर्सिबल स्टेप्स, पर अब जो मैंने आपको 10th स्टेप बताया था इरिवर्सिबल वाला, ठीक है, तो वहां पे फिर से किसकी फॉर्मेशन हो रही है, ATP की फॉर्मेशन हो रही है। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जो है पाइरुवेट काइनेज की मदद से, ठीक है, पाइरुवेट काइनेज की मदद से इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन एंड पोटेशियम आयन, पोटेशियम और मैग्नीशियम दोनों चाहिए पाइरुवेट काइनेज को काम करने के लिए, तो पाइरुवेट काइनेज इन द प्रेजेंस ऑफ कोफैक्टर मैग्नीशियम एंड पोटेशियम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन करता है, मींस 2 ATP बनाता है और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, 2 पाइरुवेट मॉलिक्यूल के अंदर। यहाँ पे हमारा ग्लाइकोलिसिस खत्म। तो हमने स्टार्टिंग में यही पढ़ा था कि जो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है 6 कार्बन का, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है जो कि 6 कार्बन का है वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है, इनटू 2 मोल्स ऑफ पाइरुवेट, ठीक है, जो कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है, 1 2 3, या फिर पायरुविक एसिड भी इसको बोल सकते हैं। तो पायरुविक एसिड या पाइरुवेट जो है 2 मॉलिक्यूल उसके बन जाते हैं एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस।
एक दो इनहिबिटर है जो यहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है। एक पहले ये बात क्लियर कर दूं कि आपको लग रहा होगा कि मैम ने तो ये बोला कि जहां पे भी लगभग एटीपी का यूज या फिर एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है भाई, उसके अंदर मैम ने तो बोला कि इरिवर्सिबल स्टेप होगा। बस यहाँ पे एक ही एक्सेप्शन है, वो एक तरीके का ऐसे कह सकते कि आपको याद रह जाएगा कि कौन से स्टेप जो है वो इरिवर्सिबल है, और दैट सेक मैंने ये चीज आपको बोली थी, पर ऐसा जरूरी नहीं होता, ठीक है। इट्स नॉट कंपल्सरी फॉर एवरी रिएक्शन। तो यहाँ पे जो 7th रिएक्शन है जिसके अंदर 2 एटीपी बन रहे हैं, वो रिवर्सिबल स्टेप है। तो ओवरऑल फर्स्ट, थर्ड एंड 10th जो स्टेप है ऑफ ग्लाइकोलिसिस, दे आर इरिवर्सिबल, अदर आर रिवर्सिबल, ठीक है। अब कुछ हम कर लेते हैं कि क्या बात कर रहे थे हम हाँ, इनहिबिटर की बात कर लेते हैं जो काफी बार पूछा भी जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, जो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है डिहाइड्रोजिनेज है, इसको इनहिबिट कर देता है कौन? आइडो एसीटेट। इनहिबिटर किसका? ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज का इनहिबिटर कौन है? आइडो एसीटेट। आइडो एसीटेट इज इनहिबिटर ऑफ ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ये क्या करता है? ये इसकी एक्टिव साइट के ऊपर जाके एसएच बॉन्ड जो है वो बना लेता है। इस एंजाइम के, ये एंजाइम इसके साथ में कैसे इंटरेक्ट करता है? एसएच बॉन्ड बना के। तो ये आइडो एसीटेट अगर उस सेल के अंदर प्रेजेंट होगा तो ये पहले जाके एसएच बॉन्ड बना लेगा और इसको काम नहीं करने देगा, इस एंजाइम को काम नहीं करने देगा और इस सबस्ट्रेट को इसके अंदर कन्वर्ट नहीं होने देगा, ठीक है। तो अगर मान लो कि हमें ग्लाइकोलिसिस को रोकना है किसी सेल के अंदर, तो हम किसका यूज करेंगे? आइडो एसीटेट का यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा एक और इनहिबिटर होता है जो कि है फ्लोराइड, जो इनोलेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। इनोलेज एंजाइम को इनहिबिट करने वाला कौन है? फ्लोराइड। अगर हम फ्लोराइड भी डाल देंगे सेल के अंदर तो उसकी वजह से इनोलेज एंजाइम जो है वो काम करना बंद कर देगा और 2-फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो फोस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हम थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमने पढ़ी है, ठीक है। तो पहला हम पॉइंट ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? फर्स्ट, थर्ड एंड 10th स्टेप रिएक्शन आर irreversible, ठीक है। रिवर्सिबल स्टेप्स बाकी सारे रिवर्सिबल है, बट 1, 3rd एंड 10th स्टेप जो है वो इरिवर्सिबल हो जाता है, इस वजह से ओवरऑल रिएक्शन भी इरिवर्सिबल हो जाता है, ठीक है। पर यहाँ पे कुछ अदर हम ऐसे कह सकते हैं कि एंजाइम आते हैं जो कि इसको पास ऑन कर देते हैं, अदर एंजाइम्स भी आते हैं जो इसको पास ऑन कर देते हैं और जिसकी वजह से उल्टा चल सकता है। बट अगर हम सीधा सीधा देखें ऑन द बेसिस ऑफ दिस कि ग्लाइकोलिसिस चला कैसे है, तो दैट ओवरऑल प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज इरिवर्सिबल, ठीक है। दूसरा जो प्रिपरेटरी फेज है, जो प्रिपरेटरी फेज है उसके अंदर 2 एटीपी यूज हुए, 2 एटीपी यूज्ड, ठीक है। तीसरा पे ऑफ फेज के अंदर, पे ऑफ फेज के अंदर 4 एटीपी बने हैं, फॉर्म्ड, ठीक है। कहां कहां पे? एक 7th स्टेप में और दूसरा 10th स्टेप में, 2 स्टेप्स में 2-2 एटीपी बने, तो टोटल कितने हो गए? 4 एटीपी हो गए। और जो हमारा 6th स्टेप था, 6th स्टेप था जिसके अंदर हमने ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को ग्लिसरैल्डिहाइड 1,3-bis फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट किया था या 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर कन्वर्ट किया था, सेम थिंग। उसके अंदर 6th स्टेप के अंदर हमारे पास क्या बने थे? 2 NADH बने थे, ठीक है। ये ओवरऑल चीज है कि ये चीजें ग्लाइकोलिसिस में हुई थी, ठीक है। अब भाई अगर हम ऐसा देखें, अब हमने ग्लाइकोलिसिस चलाया क्यों था?
फॉर एटीपी फॉर्मेशन। तो हमें एट द एंड देखना तो पड़ेगा कि हमने कितनी एटीपी बनाई। तो हमने कितनी एटीपी बनाई, तो हम पहले देखते हैं ग्रॉस एटीपी कितनी बनी हमारे पास, ग्रॉस एटीपी। फिर हम देखेंगे कि हमारे पास नेट एटीपी कितनी बनी। ठीक है, तो ग्रॉस एटीपी कितनी हो जाएगी हमारी, अगर हम प्रिपरेटरी ग्रॉस एटीपी बनने की बात हो रही है तो वो बनती कहाँ है, पे ऑफ फेज में। तो कितनी हो गई, 4 एटीपी ये हो गई, तो 4 एटीपी हो गई। दूसरा, अगर हम NADH की बात करते हैं, NADH की बात करते हैं, तो NADH जो है, NADH जो है वो एक जो NADH है, 1 NADH इज इक्वल्स टू 3 ATP। मतलब एक NADH जो है वो 3 ATP बनाएगा। ठीक है, ये हम कहाँ यूज करते हैं, जब हम स्कूल के कोई एग्जाम्स देते हैं, स्कूल के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, प्लस हम जब नीट का एग्जाम देते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हम ये 1 NADH है वो 3 इक्वल्स टू 3 ATP लेते हैं। बट in case of CSIR net and higher exams, 1 NADH is equals to 2.5 ATP, 2.5 ATP के इक्वल कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो हमारी एग्जाम ओरिएंटेड ही बात करेंगे, तो 4 ATP बन गए सीधे सीधे, किससे, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से। किससे बने, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से। किससे बने, फॉस्फोराइलेशन से। ठीक है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से। और दूसरा हमारे पास क्या बने, 2 NADH बने। तो एक NADH इक्वल्स टू 3, तो 2 NADH इक्वल्स टू 2 NADH कितने होंगे, 2 इंटू 3 6 ATP। 6 ATP और 4 ATP टोटल कितने हो गए, 10 ATP। 10 ATP बन गई, ये हो गई हमारी ग्रोस। पर हमने क्या बोला, प्रिपरेटरी फेज के अंदर हमने 2 ATP यूज भी तो की है, 2 ATP यूज भी तो की है। तो हम क्या कर देंगे, 10 - 2 कर देंगे और हमारे पास ओवरऑल नेट ATP फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस बन जाती है 8। ओवरऑल हमारे पास कितनी ATP बन गई, हमारे पास कितनी ATP बन गई, ओवरऑल हमारे पास 8 ATP बन गई। ठीक है, बात क्लियर हो गई। पे ऑफ फेज के अंदर ATP का जनरेशन होता है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास टोटल 10 ATP बनी। 4 ATP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से और 6 ATP 2 NADH मॉलिक्यूल से। एक NADH जो है वो 3 ATP बनाता है, तो 2 NADH कितनी बनाएंगे, 6 ATP बनाएंगे। तो टोटल डोज हमारे पास 10 ATP बन गई। पर हमें तो नेट देखना है ना भाई, नेट हमारे पास एनर्जी कितनी आई, तो 2 ATP हम यूज भी तो कर रहे हैं, कहाँ पे, प्रिपरेटरी फेज के अंदर। तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, हमारे पास नेट कितनी आ जाएगी, 8 ATP आ जाएगी। ठीक है, ये कब आती है, ठीक है, ये कब आती है, 8 ATP formed in aerobic process, एरोबिक प्रोसेस या फिर एरोबिक ग्लाइकोलिसिस। मतलब जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर तो हमें 8 ATP मिलते हैं एक ग्लाइकोलिसिस से। पर जब हम एन एरोबिक की बात करते हैं, एन एरोबिक की बात करते हैं, हमें 2 ही ATP मिलते हैं, 2 ही ATP मिलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ओनली substrate level phosphorylation occurs, only substrate level phosphorylation occurs। यहां पे NADH नहीं बनता, in anaerobic condition NADH is not formed। ये भी लिख सकते हम, no formation of NADH, no formation ऑफ NADH। तो NADH तो बनता नहीं है, तो टोटल हमारे पास कितनी ATP बनी थी, अगर हम बात करें
टोटल पे ऑफ के पास हमें 4 एटीपी बनी थी सबस्ट्रेट लेवल से, 4 एटीपी बनी थी, 2 एटीपी यूज हो गई, तो ओवरऑल एनारोबिक कंडीशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर सिर्फ 2 एटीपी बनती है ओवरऑल ग्लाइकोलिसिस से। ठीक है, आई होप यहां तक हर बात आपको क्लियर हो गई होगी, कितनी एटीपी बनी है, क्या हुआ है। ठीक है, तो एक और चीज लास्ट में मैं आपको समराइज कर देती हूँ, दैट इज इनहिबिटर। इनहिबिटर जो यहाँ पे मेनली पूछा जाता है दैट इज आइडो एसीटेट, जो किसको इनहिबिट करता है, ये इनहिबिशन का साइन है, किसको इनहिबिट करता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज को, डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है, दूसरा हमने किया था फ्लोराइड को, फ्लोराइड किसको इनहिबिट करता है, वो इनोलेज को इनहिबिट करता है। ठीक है, वो किसको इनहिबिट करता है, इनोलेज को इनहिबिट करता है। तीसरा है हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज का इनहिबिटर कौन है, हेक्सोकाइनेज का इनहिबिटर है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, तो इतने ही करेंगे हम, और यहाँ पे हमारा जो लेक्चर है ग्लाइकोलिसिस का वो ओवर हो जाता है। आई होप आपको ग्लाइकोलिसिस की हर एक बात जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, और अगर आपको किसी भी चीज में डाउट है, कहीं भी आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में उसको मेंशन कर सकते हैं, मैं वहां पे आपको क्लियर कर दूंगी। और अगर आप पर्सनली मेरे से डाउट क्लियरिंग चाहते हैं, और जो भी यहाँ पे लेक्चर्स अपलोड होते हैं उसके लिंक एंड अदर मटेरियल जो है वो आपको अगर चाहिए, तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप मैसेज कर दें मुझे इस नंबर के ऊपर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, और मैं आपको उस ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर। काइंडली लाइक अगर आपको अच्छा लगा हो सब मैटर जो है, और अगर आप पहली बार आए हैं देन सब्सक्राइब चैनल, और जो भी आपके साथ के स्टूडेंट्स हैं अगर वो प्रिपरेशन करें तो आप उनके साथ शेयर करें, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, मटेरियल अच्छा लगा हो, एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, देन ऑल्सो कमेंट डाउन। अगर इसके अलावा कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।